नमस्कार, मैं डॉक्टर धनंजय गुप्ता, नारायण अस्पताल गुड़गांव से न्यूरोलॉजिस्ट आज आप सबके साथ जुड़ा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, 29 अक्टूबर वर्ल्ड स्ट्रोक दिवस की तरह मनाया जाता है। इसीलिए आज हम आपके साथ एक स्ट्रोक जागरूकता अभियान चलाना चाहते हैं। हमारे साथ आज मरीज़ ओम प्रकाश जी जुड़े हैं, जो कि एक स्ट्रोक सर्वाइवर हैं, और साथ में हमारी टीम के डॉक्टर्स डॉक्टर समीर अरोड़ा जो एक न्यूरोलॉजिस्ट है एंड डॉक्टर तारिक मतीन जो न्यूरो इंटरवेंशन में यहाँ काम करते हैं। अब मैं चाहूँगा कि हमारे स्ट्रोक सर्वाइवर ओम प्रकाश जी अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम ओम प्रकाश है और मेरे को पैरालाइज अटैक आ गया था। तो जैसा आपको पता चला है कि ओम प्रकाश जी हमारे पास एक पैरालिसिस अटैक के साथ आए थे। मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश जी जब रात को सोए थे तो इनके फैमिली मेम्बर्स ने देखा ये बिल्कुल ठीक थे, परंतु सुबह 5 बजे जब उठे तो ओम प्रकाश जी बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे और बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे। जब फैमिली मेम्बर्स ने इनसे पूछा तो ये कुछ बता नहीं पा रहे थे कि इनको क्या हुआ है। इसीलिए इनके फैमिली मेम्बर्स को एकदम डर लगा और वो हमारे पास भागकर मरीज़ को लेकर आए। मरीज़ हमारे पास लगभग सुबह 7:30 बजे आए थे और इन्हें एकदम इमरजेंसी में डॉक्टर समीर अरोड़ा ने देखा। तो इसलिए हम डॉक्टर समीर से जानना चाहेंगे कि उन्होंने मरीज़ को कैसे आगे इवैल्यूएट किया। डॉक्टर समीर। नमस्कार। ओम प्रकाश जी जिस सुबह हमारे पास आए थे, सुबह 7:30 बजे के करीब इमरजेंसी में पहुंचे थे। तो जैसे ही हमने इनको एग्ज़ामिन किया, हमने देखा कि ये अपना बायां हिस्सा यानी कि बायां हाथ और बायां पैर नहीं उठा पा रहे थे। इनका मुंह टेढ़ा हो रखा था और ये एक बेहोशी की स्थिति में जा रहे थे और कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। राइट हिस्सा इनका मूव कर रहा था। तब हमने इमीडिएटली बिना कोई टाइम गवाए इमीडिएटली पेशेंट को एमआरआई स्कैन में शिफ्ट किया और हमने इनका जब स्कैन किया तो हमें उसमें पता चला कि इनके ब्रेन के हिस्से में एक हिस्से में ब्लॉकेज आ रही थी। एक हिस्सा जहाँ ब्रेन को खून की सप्लाई नहीं पहुंच रही थी, जिसकी वजह से इनका बायां हिस्सा काम नहीं कर रहा था। तो एमआरआई के उस सीक्वेंस में हमने टाइम के हिसाब से देखा कि अभी भी हमारे पास वो गोल्डन विंडो थी, वो चांस था जिसमें हम इनको एक नस खोलने का इंजेक्शन देके हम इनकी जो डिसेबिलिटी है, जो एक कमज़ोरी है, उसको कुछ हद तक रिवर्स कर सकते थे। तो हमने बिना टाइम गवाए फैमिली से कंसेंट लिया, फैमिली को समझाई चीज़ कि ये रिस्क है और ये इस फ़ायदे हैं इस इंजेक्शन के, और साथ में ये भी बताया क्योंकि एक बड़ी नस ब्लॉक थी उस केस में, तो हमें इंजेक्शन के साथ साथ हो सकता है क्लॉट निकालने के लिए भी हमें प्रोसीजर करना पड़ सकता है। तो हमने फैमिली से कंसेंट लेके बिना टाइम गवाए हमने इनका वो नस खोलने वाला इंजेक्शन शुरू किया, जो हमने ओवर 1 आवर कंप्लीट किया। और साइड बाय साइड हमने, जैसे कि अपने हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आता है तो हमें कोड स्ट्रोक एक्टिवेट करके हमने अपनी जो इंटरवेंशन टीम है उनको उसी समय इन्फॉर्म किया और सारी टीम को एकदम से एक्टिवेट करके हमने टाइमली इसको कैथ लैब में शिफ्ट किया, जहाँ पे फिर डॉक्टर तारिक और उनकी टीम ने इनका क्लॉट निकाला। डॉक्टर तारिक, आप कुछ बताना चाहेंगे कि मरीज आपने जब देखा तो कैसे थे और आपने कैसे आगे प्रक्रिया की? देखिए, स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट है पिछले दशक में काफ़ी उसमें चेंजेस आए हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट काफ़ी बेहतर हो गया है, जिसमें इस तरह के स्ट्रोक जो बड़ी नसों के स्ट्रोक होते थे जिनमें बिल्कुल नेगेटिविटी होती थी, जिसमें रिकवरी के चांसेस नहीं होते थे, वो भी अब ट्रीट होके रिकवर हो सकते हैं। ये ओम प्रकाश जी आपके सामने बैठे हुए एक उदाहरण है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो पहली चीज़ मैं जिसको पॉइंट आउट करना चाहूँगा, वो फैमिली का इमीडिएट रिस्पॉन्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस केस में। फैमिली ने जैसे ही देखा तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि टाइम इज़ ब्रेन, और इमीडिएटली एक स्ट्रोक रेडी सेंटर या कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर में आए, जहां ये केस, जो स्ट्रोक का जो केस था, क्योंकि ये वेकअप स्ट्रोक मतलब जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि हमें टाइम ही नहीं पता कब स्ट्रोक हुआ। मरीज को जब देखा गया तब वो रात का वक्त था, अब हमें आगे की अवधि नहीं पता किस टाइम पे स्ट्रोक हुआ। तो हम ऐसे केस में हमें टाइम का विंडो पता नहीं होता, तो हम कुछ स्पेशल इमेजिंग पे जाते हैं। जैसा डॉक्टर समीर ने बताया कि हमने जब एमआरआई में देखा, नहीं ये तो अभी काफ़ी ब्रेन के पैरेन्काइमा जो है वो डैमेज नहीं हुआ है, कुछ हिस्से में डैमेज बढ़ा है, जिसकी वजह से इनको ये सिम्टम आए हैं। अभी भी अगर हम कार्रवाई करें तो हम मरीज़ की को रिकवरी ला सकते हैं।
तो ये दवा दी गई और दवा के साथ हम वेट नहीं किया हमने और इमीडिएटली हम कैथ लैब में शिफ्ट कर गए। ये भी एक गाइडलाइन है कि आप अगर बड़ी आर्टरी का स्ट्रोक है, बड़ी आर्टरी में अब रुकावट है। इससे पहले मैं एक और शब्द बोलना चाहूँगा, जब भी हम स्ट्रोक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ब्रेन अटैक इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि आर्टरी में रुकावट होना या आर्टरी का फट जाना। तो जब भी इस तरह की बड़ी आर्टरी का होता है तो इमीडिएटली कैथ लैब में हम ले गए और कैथ लैब में हमने देखा कि वो जो दवा दी गई थी उससे जो बड़ी वेसल का जो स्ट्रोक था उसके अंदर से क्लॉट घुल के छोटी नस में चला गया था, वो भी एक सिग्निफिकेंट एरिया में ब्लॉक कर रही थी। हमारे पास अब ऐसी पद्धति आ गई है कि पहले हम इस तरह की छोटी नसों में नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन अब काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। हम उस छोटी नस में पहुंच के वहाँ से हमने क्लॉट रिट्रीव किया और मरीज़ का जो वो ब्रेन का पैरेन्काइमा है उसको बचाने में कामयाब रहे। तो जैसा कि डॉक्टर तारिक ने भी बताया, आपने भी बताया कि इनके परिवारजनों का बहुत बड़ा हाथ था इस चीज़ में, कि जो आज ये हमारे साथ बैठे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं, तो इनके परिवारजनों ने जो इमीडिएट एक्शन लिया वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो डॉक्टर समीर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो हर मरीज़ आपको स्ट्रोक का आता है, आप उन सब में ये इंजेक्शन देते हैं? जी, जैसे कि डॉक्टर तारिक ने ज़िक्र किया टाइम का, तो टाइम इज़ ब्रेन जब हम बोलते हैं, नॉर्मली हमारे पास जो इंजेक्शन की जो विंडो होती है आज की डेट में वो 4.5 घंटे की है। कुछ साल पहले ये सिर्फ 3 घंटे की थी। अब वो जो जैसे स्टडीज़ हुई तो अब उसको 4.5 घंटे के अंदर अगर हम ये इंजेक्शन देते हैं तो हम मरीज़ की डिसेबिलिटी को रिवर्स कर सकते हैं। पर ऐसे केसेस जैसे कि जो वेकअप स्ट्रोक है, जिसमें मरीज़ उठा तो मरीज़ को कोई कमज़ोरी थी, सोया था बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब उठा तब कमज़ोरी थी। अब वो स्ट्रोक कब हुआ? रात के बीच रात में हुआ, सुबह उठने से जस्ट पहले हुआ, ये टाइम किसी के पास क्लियर नहीं होता, ऑनसेट किसी के पास क्लियर नहीं है। तो ऐसे केस में हमें इमेजिंग जो MRI होती है, MRI हमें कई बार हेल्प करती है। तो हमें उन फाइंडिंग्स पे, MRI की कुछ फाइंडिंग्स होती हैं, उसके बेस पे ये डिसीजन लेना होता है। एट रैंडम हम हर वेकअप स्ट्रोक में थ्रोम्बोलिसिस या वो जो नस खोलने का इंजेक्शन है हम नहीं देते हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट की MRI फाइंडिंग में क्या अभी भी हमें लगता है कि ब्रेन का ये हिस्सा डैमेज होने से बचा सकते हैं। सीक्वेंसेस एक मिसमैच हम देखते हैं कि ये इस सीक्वेंस में आ गया है, इस सीक्वेंस में अभी चेंज नहीं आया है। इस डिसीजन के बेस पे हम उसको वो इंजेक्शन दे सकते हैं। हर केस में हम ये इंजेक्शन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो आप कह रहे हैं, सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि टाइम इज़ ब्रेन, समय ही मस्तिष्क है। सो जितना जल्दी आप हमारे पास आएंगे उतना जल्दी हम डायग्नोज करके ये इंजेक्शन देना चाहेंगे। तो डॉक्टर तारिक, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके एक्सपीरियंस में स्ट्रोक के जितने मरीज़ आते हैं उसमें से कितने % पेशेंट्स को बड़े नस की दिक्कत होती है, बड़े नस में ब्लॉकेज होती है और उनमें हमें ये प्रक्रिया करनी पड़ती है? 1/3 मरीज़ जो होते हैं, 30% मरीज़ जो स्टैटिस्टिक्स कहती है, 1/3 मरीज़ ये बड़ी नसों के ब्लॉक की वजह से या बड़ा स्ट्रोक जैसे हम कहते हैं लार्ज वेसल स्ट्रोक, लार्ज वेसल उसकी वजह से होते हैं। लेकिन जब हम 1/3 की बात कर रहे हैं, ये हैं 30% अप्रॉक्सीमेटली, बट ये टोटल रिस्क कैरी करते हैं स्ट्रोक से होने वाली मोर्टेलिटी का 90% और स्ट्रोक से होने वाली डिसेबिलिटी का 75%। तो इस बड़ी नसों के स्ट्रोक बर्डन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा है और ये जो स्ट्रोक होते हैं ये काफ़ी डिसेबलिंग स्ट्रोक होते हैं या लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स होते हैं। ओके, तो ऐसी जो प्रक्रियाएं हम कर सकते हैं, ये एकदम आधुनिक चीज़ें हैं, आपने बताया पिछले 5, 7, 10 साल में ही आई है। तो क्या ये हर सेंटर में अवेलेबल हैं? एक तो ये चीज़ हम इसके बारे में एम्फेसाइज करना चाहेंगे, इस बारे में हम करना चाहेंगे कि ये एक स्ट्रोक रेडी सेंटर, जहाँ ये हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हों, जिसे हम स्ट्रोक रेडी सेंटर या कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर कहें, उस पर ये सुविधाएं ये होती हैं। अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि जैसा डॉक्टर समीर ने बताया हमें कि जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो पहले पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन। पहली तो चीज़ है कि पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन कि स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन आघात हुआ है। इसमें फैमिली की अवेयरनेस, इसकी सबसे ज़्यादा कमी है पॉपुलेशन में। लोगों के अंदर इसकी जागरूकता नहीं है कि वो इमीडिएटली अस्पताल ले जा सके, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज़, अस्पताल में पहुंचने के बावजूद स्ट्रोक आइडेंटिफाई होके क्या हम वो जो स्ट्रोक को क्लॉट डिसॉल्व करने की दवा है वो दी जाए समय पर, इसका काफ़ी अभाव है। इसका अगर हम देखें तो 1% से भी कम लोगों में ये सुविधा उपलब्ध हो पाती है। अब
इससे ऊपर की हम सुविधा की बात करें, जो जिसे हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, जो प्रोसेस का नाम है, ये प्रोसेस जो क्लॉट निकालने का प्रोसेस है, ये और भी कम इसका ये चीज़ है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मशीनों की और कैथ लैब, जो जिसे नीरो डीएसए लैब कहते हैं, उनकी ज़रूरत होती है, उसमें इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, उसमें सामान की ज़रूरत होती है, इसका भी काफ़ी अभाव है। तो ओवरऑल इसका अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो स्ट्रोक केयर और स्ट्रोक सर्विस के बीच में काफ़ी, और स्ट्रोक बर्डन के बीच में काफ़ी गैप है सोसाइटी के अंदर। जो ये स्ट्रोक वर्ल्ड स्ट्रोक डे है, इसमें इस बर्डन को कम करने का, इसमें अवेयरनेस लाने का यही हमारा प्रयास है। तो आपने पिछले कुछ सालों में अप्रॉक्सीमेट कितने स्ट्रोक्स देखे हैं जिनमें आपको ये प्रक्रिया करनी पड़ी है, और उनमें से कितने पेशेंट्स आज अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं? इस तरह की प्रोसेस हमारे पास, क्योंकि हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर यूनिट है, हमारे पास और भी दूसरे हॉस्पिटल्स हमारे साथ अटैच होते हैं एज ए हब एंड स्पोक मॉडल, या सेटेलाइट सेंटर्स की तरह, जिनके साथ हम टेलीमेडिसिन या फ़ोन पे टच पे रहते हैं। तो हमारे पास काफ़ी इस तरह की स्ट्रोक का बर्डन, लार्ज वेसल स्ट्रोक का बर्डन आता है, और ऐसा 100% तो हम नहीं कहेंगे कि हर मरीज़ रिकवर करता है, लेकिन 60 से 70% मरीज़ आने वाले 2 से 3 महीने में अपनी प्रक्रिया में वापस आ पाते हैं। ये 60 से 70% मरीज़ अगर इनको इस तरह की सुविधा ना मिली होती तो या इनकी जान पे ख़तरा होता, या ये बिस्तर पे होते और फैमिली पे डिपेंडेंट होते, जो एक काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक बर्डन होता है फैमिली के लिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि अगर ऐसे पेशेंट्स को टाइमली ट्रीटमेंट नहीं दी जाए तो उन्हें ऑलमोस्ट आजीवन बेड पे पैरालिसिस के कारण पड़ा रहना पड़ सकता है। तो डॉक्टर समीर, आपसे जानना चाहेंगे कि स्ट्रोक को अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या साइंस हैं जो लोगों को अपने ध्यान में रखने चाहिए? जी, देखिए, आमतौर पे हम जब भी ये स्ट्रोक अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में हम लोगों में जागरूकता के लिए बात करते हैं, तो बहुत कॉमनली एक निमोनिक के फॉर्म में हम इसको वो करते हैं। जैसे पहले इसको फास्ट की फॉर्म में बोला जाता था, अब इसको बी फास्ट कर दिया गया है। तो अचानक सबसे पहला इंपॉर्टेंट साइन है कि अचानक से सिम्टम्स का देखना, सडन ऑनसेट है, उसमें हमेशा हमें स्ट्रोक का वो सस्पिशन आना चाहिए। तो बी से जैसे है कि सडन ऑनसेट बैलेंस प्रॉब्लम होना, ई से जैसे आई में कोई सिम्टम्स आना, विजन ख़त्म हो जाना, डबल विजन हो जाना, एक हिस्से से कम दिखाई देना, ऐसा कोई भी सिम्टम आना, एफ से फेस का टेढ़ा हो जाना, ए से आर्म का या लेग का वीकनेस आना, एंड एस से स्पीच में जुबान में थथलाना, स्लरिंग ऑफ स्पीच, एंड टी इज़ टाइम टू कॉल एम्बुलेंस। सो बी फास्ट। तो हम ये अवेयरनेस हमेशा लोगों को बताते हैं कि अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स, कोई भी लक्षण आप किसी भी अपने नज़दीकी मरीज़ में आप इस तरह का कोई भी साइन सिम्टम आइडेंटिफाई करते हैं, तुरंत अस्पताल लेके पहुँचिए, क्योंकि उसका तुरंत अगर अस्पताल पहुँचने के बाद अगर इस तरह का कोई क्लॉट या ऐसा निकलता है जिसमें हम इंटरवेंशन कर सकते हैं या नस खोलने का इंजेक्शन दे सकते हैं, तो हम उसे एक वो डिसेबिलिटी से बचा सकते हैं जो नहीं क्या शायद जीवन भर भी उसको तंग करे। तो डॉक्टर तारिक, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि जैसा डॉक्टर समीर ने बताया कि हमने इनमें एक इंजेक्शन दिया जिससे कि हम चाह रहे थे कि वो खून का थक्का घुल जाए, फिर आपने एक प्रक्रिया की जिसके एवज में हमने वो क्लॉट को बाहर निकाला, तो क्या यही है स्ट्रोक के बारे में ट्रीटमेंट या इसके आगे भी आप कुछ करेंगे? देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम एक्यूट स्ट्रोक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं जी। स्ट्रोक हुआ और स्ट्रोक गोल्डन पीरियड में है, अभी हम ब्रेन पे आघात चल रहा है, ब्रेन की कोशिकाएं, ब्रेन के सेल्स मर रहे हैं, ये स्ट्रोक अंडर इवोल्यूशन है, इसको हम इस प्रोसेस को रोकना है। ये एक्यूट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट है, स्ट्रोक को रिवर्स करके लाना है। स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट है वो यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता। ये एक बहुत ही अहम चीज़ है, लेकिन इससे पहले जो चीज़ आएगी वो प्रिवेंशन की आएगी। अवेयरनेस के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन प्रिवेंशन मतलब, अब प्रिवेंशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब हम पॉपुलेशन में स्ट्रोक होने ही ना दें, और सेकेंडरी प्रिवेंशन इसका मतलब कि अगर जिनमें स्ट्रोक हो गया, जैसे ओम प्रकाश जी को एक स्ट्रोक से निकल के आए हैं, तो अब इनको दोबारा स्ट्रोक ना हो,
ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। इसके बारे में डॉक्टर समीर, प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में शायद डॉक्टर समीर ज़्यादा बेहतर बताएंगे। जी, आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि 90% स्ट्रोक जो होते हैं ये 10 रिस्क फैक्टर्स के आसपास इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो ये जो होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इनमें से कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो मरीज़ खुद मॉडिफाई कर सकते हैं, जो पॉपुलेशन खुद मॉडिफाई कर सकती है। कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो डॉक्टर मॉडिफाई कर सकता है। पहले हम अगर पेशेंट्स के द्वारा जो खुद मॉडिफाई किए जा सकते फैक्टर्स हैं हम उनके बारे में जिक्र करें, जैसे कि स्मोकिंग, दूसरा आ जाता है ड्रिंकिंग, तीसरा आ जाता है कि फिजिकल इनएक्टिविटी, बिल्कुल हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कसरत नहीं करते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, किसी तरह का व्यायाम नहीं करते हैं। तीसरा आ जाता है डाइटरी चेंज, जो हमारी हैबिट्स हैं, हम उल्टी पुल्टी चीज़ें खा रहे हैं, बाहर के फ्राइड खाने, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। पांचवा फैक्टर आ जाता है ड्रग अब्यूज़, कोई भी ऐसी कुछ दवाइयों का सेवन कर रहे हैं जिससे कि स्ट्रोक रिस्क बढ़ सकता है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो पेशेंट्स मॉडिफाई कर सकते हैं, ये जनरल पॉपुलेशन मॉडिफाई कर सकती है ताकि हम स्ट्रोक को रोक सकें, बोथ फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन, दोनों के लिए। इसी तरह से जो डॉक्टर्स मॉडिफाई कर सकते हैं रिस्क फैक्टर्स, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपरटेंशन, बीपी यानी कि, दूसरा आ जाता है डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी, तीसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट आया था कोलेस्ट्रॉल, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसे कंट्रोल करना, चौथा आ जाता है हार्ट की रिदम की गड़बड़ होना। कई ऐसा होता है कि जैसे ये हार्ट हमारा पंप है और ये हमारी ट्यूब है, जो ब्लड वेसल्स हैं जो खून सप्लाई कर रही हैं, तो स्ट्रोक होने में हो सकता है ब्लड वेसल में कोई क्लॉट जम रहा है, वो ऊपर जाके स्ट्रोक कर सकता है, या वो क्लॉट हार्ट से निकल सकता है। अक्सर इन दोनों के जो प्रिवेंट करने की जो दवाई होती है अलग होती है, तो उसे आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। अगर किसी का पहले से हार्ट का कोई मरीज़ है और उसमें दिल की रिदम की गड़बड़ है, तो एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन के बाद हम उसमें वो खून पतला करने की दवाई स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे हम आगे स्ट्रोक रिस्क को रोक सकते हैं। और एक होता है TIA। कई बार कुछ लोगों को वार्निंग सिम्टम के तौर पे एक सिम्टम्स आते हैं, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए एक हिस्से में कमज़ोरी आ गई या ज़ुबान ततला गई और उसके बाद वो ठीक हो जाता है, तो इसे हम ट्रांजिएंट इश्कीमिक अटैक बोलते हैं। ये एक वार्निंग सिम्टम है। तो कभी भी अगर किसी भी मरीज़ को आपके आसपास इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जो थोड़ी देर के लिए हुए और ठीक हो गए, आप प्लीज़ उसे इग्नोर नहीं करें। ये एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो ट्रीटेबल है, जिसको आप टाइमली अगर देखो तो आप ट्रीट कर सकते हो और आगे बड़ा लकवा होने से रोक सकते हो। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो डॉक्टर्स मॉडिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने जैसे बताया कि TIA एक चीज़ होती है जिसमें कि मरीज़ को छोटे छोटे स्ट्रोक आते हैं। तो अमूमन ऐसा होता है कि बहुत सारे मरीज़ों को बताया जाता है कि उनकी गर्दन की नसों में ब्लॉकेज है। अब वो 50% है, 60% है, 70% है। तो ऐसे मरीज़ों को आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए, आमतौर पे जैसे प्रिवेंशन रिस्क फैक्टर के साथ साथ जैसे हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन की, तो हम ब्लड थिनर जो खून पतला करने की दवाई तो हम देते ही हैं। पर अगर बड़ी नस में ब्लॉकेज आ रही है, जैसे कि सिम्टोमेटिक है, उस साइड में स्ट्रोक भी आया है और नस में ब्लॉकेज भी आ रही है, 70% है, 80% है या इवन 60% है, फॉर दैट सेक हम ऐसे केसेस में हम स्टेंटिंग भी एडवाइस करते हैं। स्टेंटिंग हम आर्टरी के अंदर स्टेंट डालते हैं जिससे कि रिपीट स्ट्रोक होने का रिस्क कम हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस इवन ब्लड थिनर्स के बावजूद भी इनमें स्ट्रोक हो जाता है। आप अपनी तरफ से तो ब्लड थिनर दे रहे हो पर उसके बावजूद भी स्ट्रोक हो जाता है, तो उन केसेस में हम स्टेंटिंग एडवाइस करते हैं। आप आफ्टर की पेशेंट को हम पूरी तरह इवैल्यूएट कर ले कि हाँ पेशेंट फिट है उस स्टेंटिंग के लिए। इसके बारे में मैं चाहूँगा कि डॉक्टर तारिक कुछ जिक्र करें स्टेंटिंग के बारे में। जो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, हार्ट की एंजियोप्लास्टी होती है, इसी तरह से ब्रेन की भी नसों की, ब्रेन की आर्टरीज की भी एंजियोप्लास्टी होती है। लेकिन ब्रेन की एंजियोप्लास्टी जो है वो बहुत ही डिस्क्रिशन के साथ की जाती है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसके लिए पेशेंट का सिलेक्शन होना कि किस पेशेंट का करना है, किस पेशेंट का नहीं करना, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। ब्रेन एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, किसी तरह की भी एंजियोप्लास्टी, इनएडवर्टेंट एंजियोप्लास्टी या हम अगर बगैर एवेल्युएशन किए हुए एंजियोप्लास्टी करते हैं वो नुकसानदेह भी हो सकती है। तो उसके लिए एक प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है कि मरीज़ को क्या एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, क्या मरीज़ एंजियोप्लास्टी को, इस तरह की एंजियोप्लास्टी को सहन कर पाएगा, क्या इस करने से उसको फ़ायदा होगा। ये इवैल्यूएशन के बाद ही हम डिसीजन लेते हैं एंजियोप्लास्टी करने के लिए। और
हमारे पास यहाँ गुरुग्राम में इस तरह की NH गुरुग्राम में पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिससे हम ये इवैल्यूएशन प्रॉपरली कर पाते हैं। MRI के कुछ नए सीक्वेंसेस आए हैं, MRI की कुछ नई तकनीक है जिसमें इन ब्लॉकेजेस को, इन रुकावटों को हम स्टडी करते हैं कि क्या वो किस प्रकार के ब्लॉकेजेस हैं और किस तरह के वो इस प्रोसीजर की सेफ्टी में काफ़ी बड़ा रोल अदा करते हैं। डॉक्टर समीर, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो आपने क्या देखा है कि स्ट्रोक के मरीज़ों में क्या चेंजेस आ रहे हैं? क्या युवा मरीज़ों को ज़्यादा स्ट्रोक हो रहे हैं? जी बिल्कुल। जैसे कि अभी पहले ऐसा माना जाता था कि 60 के बाद लकवा होता है, पक्षाघात होता है, पर ये सिनेरियो आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं तो रिसेंट टाइम में खुद हमने इतने पेशेंट देखे हैं जो यंग स्ट्रोक के आ रहे हैं, 40-45 साल के या इवन 30 साल के, 22 साल के युवक युविकाएँ जिनको स्ट्रोक हो रहा है। इन्हें हम इश्केमिक स्ट्रोक इन यंग करके बोलते हैं। आमतौर पे कई सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो आज की डेट में इतने ज़्यादा प्रेवलेंट हैं जिसकी वजह से ये यंग स्ट्रोक कॉमनली आने लग गया है। जैसे कि आमतौर पे आजकल ये अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, स्मोकिंग का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, फिजिकल इनएक्टिविटी नहीं हो रही है। इसकी वजह से यंग स्ट्रोक्स की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। तो इन दी एंड डॉक्टर तारिक, आप क्या बताना चाहेंगे कि आज के हमारे सेशन में क्या 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मरीज़ों को ख्याल रखना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं ओम प्रकाश जी का आभारी हूँ कि और इनकी फैमिली का आभारी हूँ कि ये इन्होंने टाइम निकाल के हमारे इस रिकॉर्डिंग में इन्होंने हमारा ये दिया जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये हमारे इस तरह के मरीज़ हमारे लिए एक जागरूकता फैलाने के लिए काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं। इम्पॉर्टेंट पहली चीज़ है वो पॉपुलेशन लेवल पे अवेयरनेस होना स्ट्रोक के बारे में। बहुत मिथ्स हैं, बहुत ज़्यादा गलत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करना, ब्रेन अटैक आइडेंटिफाई करना, लोग ब्रेन अटैक नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, वो हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक में डिफरेंस नहीं समझ पाते। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है कि स्ट्रोक को आइडेंटिफाई अगर कर लिया तो हमें स्ट्रोक रेडी सेंटर आसपास आइडेंटिफाई होना, स्ट्रोक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर आइडेंटिफाई होना, जहां पूर्ण तरह से स्ट्रोक का इलाज, ट्रीटमेंट, इवैल्यूएशन, या जैसा डॉक्टर समीर ने बताया कि TIA भी जैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, मिनी स्ट्रोक, जो वार्निंग सिम्टम्स हैं उसको पूरी तरह से इवैल्यूएट किया जाए, पूरा इवैल्यूएशन हो जा ताकि बड़े स्ट्रोक से हम अब प्रिवेंट कर पाएँ। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी जो चीज़ जिसका हम उल्लेख करना चाहेंगे वो रिहैबिलिटेशन थेरेपी। जो स्ट्रोक के बाद रिहैबिलिटेशन थेरेपी होती है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्ट्रोक से ग्रस्त मरीजों का वापस उनको अपनी जीवन शैली में वापस आने के लिए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना, प्रॉपर उसको फॉलो करना, क्योंकि स्ट्रोक के बाद का जो इमीडिएट नेक्स्ट 6 मंथ्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिहैबिलिटेशन के लिए। देन लास्ट इज द प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो हम सब जानते हैं। इनफैक्ट हमारा पूरा प्रयास एज ए सोसाइटी एंड एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, एज ए जो लोग स्ट्रोक सर्वाइवर हैं, जो स्ट्रोक सर्वाइवर की फैमिली हैं, वो प्रिवेंशन पे बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस दें कि दोबारा स्ट्रोक ना हो। दोबारा स्ट्रोक की जितने रिस्क फैक्टर्स जैसे डॉक्टर समीर ने बताया उनको हम जितना एलिमिनेट कर सकते हैं, जितना कम कर सकते हैं, उतना कम करने की कोशिश करें, वो उसके लिए प्रयास करें। इन चीज़ों से हम स्ट्रोक का बर्डन सोसाइटी से कम कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, आखिरी में आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं काफ़ी जल्दी रिकवर हो गया हूँ। मेरे और किसी को मैंने देखा पैरालाइज वाले को काफ़ी दिनों तक वो ठीक नहीं हो पाते, लेकिन मेरे अटैक आया और मैं बहुत जल्दी ठीक भी हो गया। मैं अभी काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मेरे हाथ पैर ये हो गए थे तो लेकिन बहुत जल्दी अभी मैं ठीक भी हो गया, काफ़ी चल भी सकता हूँ। तो आप अपना रोज़मर्रा का काम सारा कर पा रहे हैं या आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं मुझे।
तो आप पहले जैसे बोल भी नहीं पा रहे थे, अब आराम से बात कर पाते हैं सबसे। जी लेफ्ट साइड का हाथ पैर में आपके जो दिक्कत थी वो ऑलमोस्ट ठीक हो गई है पूरी। जी जी धन्यवाद। तो जैसा कि आज हमने देखा है कि ओम प्रकाश जी हमारे साथ बैठे हैं जो एक स्ट्रोक सर्वाइवर है। ये हमारे पास जब आए थे तो इनके लेफ्ट साइड के हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे और मरीज़ बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था। लेकिन आज 2 से 3 महीने के बाद ही आप देख रहे हैं कि ये अपना सारा काम खुद कर पा रहे हैं और इनको आजीवन विकलांगता से हमने बचा लिया है। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब स्ट्रोक होता है उसके अगले 1 मिनट में और हर मिनट में इनफैक्ट 18 से 19 लाख ब्रेन के सेल जो हैं वो ख़राब होते हैं। इसीलिए डॉक्टर तारिक ने बहुत अच्छी बात कही कि टाइम इज़ ब्रेन, समय ही मस्तिष्क है। तो परिवारजनों का या आसपास के लोगों का जो मरीज़ के आसपास हैं उनका बहुत अहम रोल है कि वो मरीज़ को इमीडिएटली एक ऐसे सेंटर पर लाएं जहाँ पे स्ट्रोक के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों के लिए पूर्ण रूप से सशक्त है सेंटर। थैंक यू। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर तारिक का, डॉक्टर समीर का और ओम प्रकाश जी का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारा। थैंक यू। तो अब हम ओम प्रकाश जी के परिवारजनों के साथ बात करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? मोहित यादव सर। मोहित जी, आप ओम प्रकाश जी से कैसे संबंधित हैं? मेरे चाचा जी हैं। तो आप इनके साथ ही रहते हैं? हाँ जी। तो जिस दिन ये वाकया हुआ आप इनके साथ? हाँ जी। आप हमें एक शॉर्ट में बताएंगे कि उस दिन सुबह क्या हुआ था एग्जैक्टली जिस कारण से आप इनको अस्पताल लेकर आए? सर सुबह जैसे ही 5 बजे के अप्रोक्स उठे तो देखा कि चाचा जी से ना उठा जा रहा था और ना वो कुछ बोल पा रहे थे जी। तो फिर हमने एक मतलब आस पड़ोस से इकट्ठे हुए हम लोग, फिर पता किया तो एक डॉक्टर को भी बुलाया हमने गुड़िया हमारे विलेज साइड से जो भी मतलब लोकल में क्लिनिक होता है उनको। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि जहाँ से इनका पहले ट्रीटमेंट हुआ है आप बिना टाइम वेस्ट किए उनको हॉस्पिटल लेके चले जाओ। तो हम जल्दी से यहाँ नारायणा हॉस्पिटल गुड़गांव में पहुँचे। तो ये हाथ पैर इनके चला पा रहे थे? नहीं सर, लेफ्ट बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। तो आपने जब इनको देखा कि ये बोल नहीं पा रहे या लेफ्ट साइड की बॉडी काम नहीं कर पा रही, जी सर, तो क्या आपके मन में ये ख्याल आया था कि इनको स्ट्रोक हो सकता है? जी सर। तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज़ के बारे में जागरूक थे। तो अभी का इनका प्रोग्रेस कैसा रहा है? काफ़ी बढ़िया रिकवरी हुई है सर। तो अभी अपने सारे काम खुद कर पा रहे हैं? हाँ जी सर। आपसे आराम से बात करते हैं? जी सर। ऐसा तो नहीं है कि इनकी याददाश्त में कुछ कमजोरी आई है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। तो हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और ये विश्व स्ट्रोक दिवस जो 29 अक्टूबर को मनाया जाता है उसकी जागरूकता अभियान में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड में मैं आपसे चाहूँगा कि आप 2 शब्द हमारे ऑडियंस को दें कि आप क्या उनको बताना चाहेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जितना टाइमली आप उनको हॉस्पिटल पहुँचा सके जहाँ उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके वहाँ आप उनको उतना जल्दी पहुँचाए ताकि डॉक्टर्स अपना अच्छा ट्रीटमेंट और मतलब जब पेशेंट की रिकवरी हो सके पेशेंट की। शुक्रिया, धन्यवाद।